नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया शायद बदल दे। कभी सोचा है कि लोग अपना घर, शहर, यहाँ तक कि देश क्यों छोड़ते हैं? अक्सर हम सोचते हैं भाई बेहतर नौकरी के लिए, ज्यादा पैसे के लिए। लेकिन क्या हो अगर वजह सिर्फ पैसा ना हो, बल्कि वो जगह, वो स्पेस हो जहां वो रहते हैं? हमारे पास शिवा नारायण का एक लेख है जो इसी गहरी बात की पड़ताल करता है। वो इसे ज्ञानपीठ स्पेस का दर्शन कहते हैं। आज हम इसी लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे आसपास का स्थान, हमारा घर हो, ऑफिस हो, शहर हो, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे ज्ञान, सुरक्षा, रोजी रोटी और यहाँ तक कि पूरी सभ्यता को आकार देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सोच की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये ज्ञानपीठ स्पेस आखिर है क्या? नाम से तो लगता है ज्ञान का आसन, लेकिन लेख इसे कहीं ज्यादा गहरे अर्थ में लेता है ना? मतलब ये सिर्फ कोई स्कूल या लाइब्रेरी जैसी जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के मुताबिक ये सिर्फ एक फिजिकल जगह का नाम नहीं है। हाँ। सोचिए एक ऐसे वातावरण की जहाँ सब कुछ ठीक से परिभाषित हो, सुरक्षित हो, नियमों पर चलता हो Right. और बहुत कारगर हो। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ ज्ञान, हुनर, लोग, चीजें, सेवाएं, यहाँ तक कि आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावी ढंग से एक दूसरे तक पहुंचती हैं। हाँ। मतलब उनका ट्रांसफर होता है। राइट। लेख इसे एक सक्रिय और नियम आधारित इकाई कहता है। यानी ये कोई निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि खुद एक कर्ता की तरह है। सक्रिय इकाई, ये सुनने में वाकई दिलचस्प है। मतलब स्पेस खुद कुछ कर रहा है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द लेख में आता है, सिस्टम लर्नोग्राफी। ज्ञानपीठ स्पेस का इससे क्या संबंध है? हाँ, सिस्टम लर्नोग्राफी दरअसल वो बड़ा सैद्धांतिक ढांचा है जिसके तहत ये ज्ञानपीठ स्पेस का विचार विकसित हुआ है। लेख के अनुसार सिस्टम लर्नोग्राफी इस बात का अध्ययन करती है कि कोई स्थान या स्पेस विभिन्न प्रकार के हस्तांतरणों को, चाहे वो ज्ञान का हो, कौशल का, लोगों का, सेवाओं का, शक्ति का या अर्थव्यवस्था का, कैसे संभव बनाता है या उसमें बाधा डालता है। तो ज्ञानपीठ स्पेस सिस्टम लर्नोग्राफी के नजरिए से वो आदर्श स्पेस है जो इन हस्तांतरणों को बेहतरीन तरीके से संभव बनाता है। और एक और शब्द है ब्रेन पेज डेवलपमेंट। इसका जिक्र भी लेख में बार बार है। क्या ये भी इसी कड़ी का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। लेख समझाता है कि ब्रेन बेस्ड डेवलपमेंट सीखने का एक खास तरीका है। ये सिर्फ सुनकर या पढ़कर सीखने जैसा नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान को सीधे काम में उतारा जाता है। मतलब करके सीखना, जिसे मोटर लर्निंग कहते हैं, और कौशल को छोटे छोटे हिस्सों मतलब मॉड्यूल्स में बांटकर लागू करना। और ये तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब इसे एक संरचित, अच्छी तरह से परिभाषित ज्ञानपीठ स्पेस में किया जाए। तो ज्ञानपीठ स्पेस वो जमीन तैयार करता है जहां ब्रेन बेस्ड डेवलपमेंट यानी करके सीखने और कौशल को लागू करने की प्रक्रिया सबसे अच्छे से हो सके। अच्छा, तो ज्ञानपीठ स्पेस एक सक्रिय, नियम आधारित वातावरण है जो सिस्टम लर्नोग्राफी के बड़े सिद्धांत का हिस्सा है और ब्रेन बेस जैसे सीखने के तरीकों को संभव बनाता है। समझा। अब वापस ज्ञानपीठ स्पेस पर आते हैं। लेख के अनुसार इसके मुख्य तत्व क्या हैं? क्या चीजें हैं जो इसे इतना प्रभावी बनाती हैं? हाँ, लेख कुछ जरूरी चीजें गिनाता है। पहला, सीखने और काम करने के लिए एक संरचित माहौल, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। दूसरा, नियम आधारित व्यवस्थाएं जो प्रगति में मदद करें, मतलब रूल बेस्ड सिस्टम्स। तीसरा, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा का एहसास, ये बहुत जरूरी है। और चौथा, विकास और कुछ नया करने, मतलब नवाचार के अवसर। ये सब मिलकर एक मजबूत ज्ञानपीठ स्पेस बनाते हैं। और अगर ये तत्व मौजूद ना हो या कमजोर पड़ गए तब क्या? लेख कहता है कि तब वो स्पेस टूट जाता है या कमजोर हो जाता है। और यहीं से वो बात जुड़ती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, पलायन। हाँ। जब किसी जगह सुरक्षा नहीं रहती, नियम कायदे भंग हो जाते हैं, सीखने या काम करने का माहौल खत्म हो जाता है, तो वो स्पेस लोगों के रहने लायक नहीं रहता। जैसा लेख स्पष्ट करता है, घर, नौकरी और जीवन, ये तीनों हमारी सभ्यता की स्पेस आधारित सच्चाइयां हैं। जब ये स्पेस ही असुरक्षित और बेअसर हो जाए तो लोग उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।
तो ये विचार कि स्पेस निष्क्रिय नहीं सक्रिय है, ये वाकई ये बुनियादी बात लगती है। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं जहां चीजें होती हैं, बल्कि ये खुद उन चीजों के होने या न होने पर असर डालता है। बिल्कुल, यही इस दर्शन का मूल है। लेख बार बार इस बात पर जोर देता है, ज्ञान कितनी अच्छी तरह मुंतकिल हो रहा है, हुनर कैसे विकसित हो रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं या नहीं, भविष्य कितना सुरक्षित महसूस होता है। यहाँ तक कि हमारी पूरी सभ्यता की गुणवत्ता, ये सब उस स्पेस के डिज़ाइन, उसकी संरचना और उसकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है जिसमें हम जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेख इसे हाई डेफिनेशन ज्ञान फीड स्पेस कहता है, सीखने और जीने के लिए एक सुरक्षित और कुशल वातावरण। ये स्पेस सिर्फ एक बर्तन यानी कंटेनर नहीं है जिसमें हम ज्ञान डालते हैं, नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट, एक जीवित और नियमों से बंधा ढांचा जो हमारे सीखने, काम करने, कमाने और जीने के तरीके को आकार देता है। आपने नियमों की बात की है। लेख में स्पेस डिफाइंड रूल्स यानी स्थान परिभाषित नियमों का जिक्र है। ये क्या है और ज्ञान हस्तांतरण पर इनका क्या असर होता है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। नहीं, इसे ऐसे समझें कि हर जगह के अपने कुछ अलिखित या लिखित नियम होते हैं, है ना? ये नियम उस जगह के माहौल, संस्कृति, संस्थान या तकनीक से जुड़े हो सकते हैं। लेख उदाहरण देता है, एक क्लासरूम में व्यवहार के नियम एक फैक्ट्री के वर्कशॉप से अलग होंगे। जाहिर है। एक अस्पताल के कायदे युद्ध के मैदान से बिल्कुल भिन्न होंगे। ये स्पेस डिफाइंड रूल्स हैं। ज्ञान या कौशल का हस्तांतरण इन्हीं नियमों के दायरे में होता है। अगर हमें किसी हुनर को प्रभावी ढंग से सिखाना या सीखना है, तो हमें उस स्पेस के नियमों को समझना और उनका इस्तेमाल करना होगा। ये नियम मनमाने नहीं होते, बल्कि उस स्पेस की प्रकृति और उसके मकसद से ही निकलते हैं। जैसे लेख में वो दो तरह के क्लासरूम का उदाहरण है, एक टॉकिंग क्लासरूम जो शायद हमारे पारंपरिक लेक्चर वाले क्लासरूम जैसा है, और दूसरा ब्रेन पेज क्लासरूम जो मोटर कॉग्निटिव एकीकरण यानी करके सीखने पर आधारित है। इनके नियम अलग अलग होंगे फिर? बिल्कुल सही। टॉकिंग क्लासरूम में नियम शायद सुनने, नोट्स लेने, सवाल पूछने के इर्द गिर्द होंगे। वहीं ब्रेन पेज क्लासरूम, जैसा कि लेख में ब्रेन पेज डेवलपमेंट के संदर्भ में बताया गया है, उसके नियम शायद शारीरिक गतिविधि, चीज़ों को हाथ से करने, टीम में काम करने और शायद गलतियों से सीखने पर ज्यादा केंद्रित होंगे। लेख यही स्पष्ट करता है कि ज्ञान हस्तांतरण का कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि ज्ञान कौन दे रहा है, शिक्षक, कोई सिस्टम या साथी। कैसे दे रहा है, बोलकर, दिखाकर, करवाकर, मिलकर, और कहाँ दे रहा है, असली जगह में, डिजिटल दुनिया में या एक भावनात्मक माहौल में। ज्ञानपीठ स्पेस का काम है कि वो इस हस्तांतरण को सीखने के माहौल, तरीके और मकसद के हिसाब से सबसे बेहतर बनाए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे जगह के नियम ही सीखने के तरीके को बदल सकते हैं। अब उस बात पर आते हैं जब ये स्पेस टूट जाता है। लेख कहता है कि जब संघर्ष, खराब शासन, आर्थिक पतन या पर्यावरण बिगड़ने की वजह से स्पेस की परिभाषा टूटती है या वो भ्रष्ट हो जाता है, तो इसके नतीजे भयानक होते हैं। हाँ, और ये नतीजे सिर्फ अमूर्त नहीं होते। लेख के मुताबिक इसका सीधा असर होता है शिक्षा व्यवस्था का फेल होना, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, समाज में उथल पुथल। जब सीखने, काम करने और रहने के तयशुदा नियम टूट जाते हैं, जब स्पेस अपनी परिभाषा खो देता है, तो वो अराजक और असुरक्षित हो जाता है। तब लोग, जैसा कि लेख तर्क देता है, उस टूटे हुए स्पेस को छोड़कर ऐसी जगहों पर जाने को मजबूर होते हैं जहां सुरक्षा हो, व्यवस्था हो, जहां नियम काम करते हों, यानी एक बेहतर, ज्यादा कार्यात्मक स्पेस की तलाश में। तो पलायन, जैसा हमने शुरू में कहा था, वो महज बेहतर तनख्वाह की तलाश नहीं, बल्कि अक्सर एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और कारगर स्पेस की तलाश है। ये उस स्थानिक टूटन मतलब स्पेशल ब्रेकडाउन की प्रतिक्रिया है। लेख तो यही तर्क देता है। हाँ, ये एक तरह से स्थानिक टूटन का जवाब है। लोग स्वाभाविक रूप से उन जगहों की तरफ खिंचते हैं जिन्हें लेख हाई डेफिनेशन ज्ञानपीठ स्पेस कहता है। ये वो जगह हैं जो सुरक्षा देती हैं, जहां अवसरों का एक ढांचा मौजूद है और जहां ज्ञान, कौशल, सेवाओं, शक्ति और अर्थव्यवस्था का हस्तांतरण भरोसेमंद तरीके से होता है। लेख कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे अच्छे शिक्षण संस्थानों वाले शहर, मजबूत जॉब मार्केट और हेल्थ केयर सिस्टम वाले देश, या स्थिरता और सुरक्षा देने वाले समुदाय।
ये वो जगह हैं जहां स्पेस के नियम काम करते हैं और जीवन ज्यादा अनुमानित और सुरक्षित होता है। अगर ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है तो इसके व्यवहारिक उपयोग क्या हो सकते हैं? क्या लेख इस बारे में कुछ बताता है कि इसे असल दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है? हाँ, लेख कई क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों की बात करता है। शिक्षा में तक्षशिला मॉडल का जिक्र है, जिसके तहत ब्रेन पेज क्लासरूम या छोटे छोटे मिनिएचर स्कूल डिजाइन किए जा सकते हैं जो टीम लर्निंग के लिए खास मॉड्यूल पर आधारित हो। ये क्लासरूम सिर्फ लेक्चर हॉल नहीं होंगे, बल्कि सीखने के लिए डिजाइन किए गए हाई डेफिनेशन ज्ञानपीठ स्पेस होंगे। अच्छा, और शिक्षा के अलावा जैसे काम की जगहों पर, इंडस्ट्री में? हाँ, उद्योग में लेख बताता है कि उत्पादक ज्ञान हस्तांतरण के लिए स्मार्ट और एर्गोनोमिक वर्कस्पेस बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसी काम की जगह जो शारीरिक रूप से आरामदायक हो और जहां काम करने के तरीके मतलब वर्कफ्लोज को इस तरह डिजाइन किया जाए कि कौशल आसानी से एक से दूसरे तक पहुंचे। इसमें टास्क स्पेसिफिक जोन बनाने की बात भी है, यानी किसी खास काम के लिए एक समर्पित जगह जहां उसी काम से जुड़े उपकरण और नियम लागू हों, ताकि काम ज्यादा कुशलता से हो। और शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग में भी इसका कोई रोल है? हाँ, लेख के अनुसार शहरी नियोजन में भी ज्ञानपीठ सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसे ज्ञान क्षेत्र, इकोस्पेस, पर्यावरण के अनुकूल जगहें और आर्थिक गलियारे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स विकसित किए जा सकते हैं जो स्थायी आजीविका को बढ़ावा दें। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, यानी शहर सिर्फ रहने की जगह ना हो, बल्कि सीखने, कमाने और सुरक्षित महसूस करने के डिजाइन किए हुए स्पेस हों। ये सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, और ये हमें लेख के एक और बड़े दावे पर लाता है, ज्ञानपीठ स्पेस के माध्यम से सभ्यता का पुनर्निर्माण। इसका क्या मतलब है लेख के संदर्भ में? हाँ, यहाँ लेख एक बहुत बड़ा विचार प्रस्तुत कर रहा है। उसका तर्क है कि मानव प्रगति हमेशा से स्पेस के डिजाइन और उसकी गुणवत्ता से जुड़ी रही है। आप सोचिए, खेती के लिए जमीन को तैयार करना, फिर औद्योगिक क्रांति में कारखाने बनाना, ज्ञान के लिए पुस्तकालय स्थापित करना और आज डिजिटल वर्कस्टेशन बनाना, ये सब स्पेस को बेहतर बनाने के ही प्रयास थे एक तरह से। इस दर्शन के अनुसार सभ्यता को फिर से कल्पना करने का मतलब है कि हम पारंपरिक शिक्षण आधारित स्कूलों से, मतलब जहां सिर्फ पढ़ाया जाता है, उनसे आगे बढ़कर ज्ञान आधारित स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र, नॉलेज बेस्ड स्पेशल इकोसिस्टम्स की ओर बढ़ें। ज्ञान आधारित स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब है ऐसे वातावरण बनाना जहां लोग सिर्फ निष्क्रिय होकर सुने नहीं, बल्कि एक संरचित माहौल में सक्रिय रूप से कुछ करें और सीखें। इस नजरिए से, जैसा लेख कहता है, स्पेस खुद एक शिक्षक बन जाता है। वो ज्ञान के प्रवाह को, कौशल के हस्तांतरण को और हमारे भविष्य के निर्माण को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो ये सिर्फ क्लासरूम बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता रणनीति है। लेख का मानना है कि ज्ञान, नौकरियां और भविष्य, इन सबको स्पेस इंजीनियरिंग के जरिए डिजाइन और सुरक्षित किया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, शिवानारायण के लेख से जो मुख्य बात उभरती है वो ये है कि ज्ञानपीठ स्पेस महज एक भौतिक जगह नहीं है। ये एक जटिल, सक्रिय, नियमों पर आधारित प्रणाली है जो हमारे सीखने, कमाने, जीने और एक समाज के तौर पर विकसित होने के तरीके पर गहरा असर डालती। बिल्कुल। और जैसा कि लेख बार बार जोर देता है, जब ये प्रणाली टूटती है या विफल होती है तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं, जिसमें अक्सर लोगों का विस्थापन और पलायन शामिल होता है। इसीलिए सुरक्षित, कार्यात्मक और हाई डेफिनेशन ज्ञानपीठ स्पेस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव न केवल समुदायों को स्थिर रखने के लिए जरूरी है, बल्कि इंसान की पूरी क्षमता को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा, आजीविका और सुरक्षा को अलग अलग देखने के बजाय एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है, जो शायद पारंपरिक सोच से काफी अलग है। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मन में आता है, जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। अगर स्थान या स्पेस सचमुच इतना शक्तिशाली है, जैसा कि यह लेख तर्क देता है, तो क्या भविष्य में स्थानिक साक्षरता, मतलब स्पेशल लिटरेसी, यानी हमारे आसपास के स्पेस को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे आकार देने की क्षमता, क्या ये उतनी ही जरूरी हो सकती है जितनी आज पढ़ना लिखना है? हमारे स्कूलों में, हमारी प्लानिंग में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा।